वेलकम बैक बच्चों, मैं हूं ऋषभ शुक्ला, इकोनॉमिक्स टीचर। और हम आ चुके हैं अपने मनी एंड बैंकिंग के पार्ट 3 में। तो हम बात कर चुके थे अभी तक कि मनी क्या थी और मनी के फंक्शन क्या थे, मनी की डिमांड क्या रही, मनी की सप्लाई क्या रही। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सप्लाई ऑफ मनी है इसको M1, M2, M3, M4 में मेजर किया जाता है। तो चलिए अब उसी M1, M2, M3, M4 के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। लीगल डेफिनेशन के रूप में देखिए, पैसे की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग तरीके से दी गई है। क्लियर? जो लीगल डेफिनेशन सामने आती है वो नैरो और ब्रॉड मनी के सेंस में है। तो अब ये M1, M2, M3, M4 है क्या, इसको समझ लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि ये एक लीगल डेफिनेशन के अंतर्गत आती है। तो अब ये है क्या और इसका जो कह सकते हैं पब्लिकेशन है, जो इसका सोर्स ऑफ पब्लिकेशन है वो क्या है और कैसे होता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द आरबीआई पब्लिशेस फिगर फॉर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई ही इन 4 मेजर्स के डेटा को पब्लिश करता है। Till year 1967 to 68 only narrow approach was used by RBI। अगर आपको पिछला वीडियो याद हो तो नैरो अप्रोच में आते हैं सिर्फ आपके M1 और M2, M3, M4 क्या है, ब्रॉडर अप्रोच में आते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि भैया ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी आउट ऑफ कोर्स है। तो आरबीआई जिस डेटा को पब्लिश कर रही है उसको हम ना पढ़कर सिर्फ ये पढ़ लें कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी इकोनॉमी के अंदर जो प्रेजेंस ऑफ मनी है उसी का सम टोटल मनी सप्लाई कहलाता है। तो ये इतना बड़ा टॉपिक हम छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए देखते हैं क्या है M1, M2, M3 और M4। M1 constitutes C plus DD plus OD। C stands for करेंसी विद द पब्लिक। हम आम जनता के पास जो नोट या सिक्के के रूप में मुद्रा उपस्थित है उसको हम बोलते हैं C यानी कि करेंसी। DD stands for डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक और बैंक्स, यानी कि डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को भी समझ लीजिए, जो नए बच्चे हैं जिन लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आ रही वो भी समझ लीजिए। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक के पास आपका वो पैसा जो आप एटीएम या चेक के या विड्रॉल फॉर्म के थ्रू तुरंत निकाल सके। आपके डिमांड पर वो डिपॉजिट जो आप विड्रॉल कर सके वही कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। अब आते हैं ओडी, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। कुछ डिपॉजिट ऐसे हैं जो आरबीआई के पास होते हैं, उसको हम M1 में इंक्लूड करते हैं। लेकिन इस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में एक ट्विस्टिंग पॉइंट है जो बहुत ही कम बुक्स में लिखा गया है और बहुत ही रेयर जगह पढ़ाया जाता है। चलिए उसमें भी ध्यान दे लेते हैं। व्हाट इंक्लूडेड इन अदर डिपॉजिट एंड व्हाट नॉट। इसमें क्या चीज इंक्लूडेड है और क्या इंक्लूड नहीं की जाती है, इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद आरबीआई, क्या चीज इंक्लूड करेंगे, डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद आरबीआई। अब फाइनेंशियल ये कह सकते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, आपने आईडीबीआई का नाम सुना है? क्लियर? ये एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए बताया है। तो इन इंस्टीट्यूट के जितने भी डिपॉजिट होते हैं आरबीआई के साथ उसको हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक विद आरबीआई। किसी विदेशी जो सेंट्रल बैंक है या विदेशी किसी सेंट्रल बैंक में, जैसे हमारे देश की आरबीआई है, एपेक्स बैंक है, वैसे किसी और देश की जो एपेक्स बैंक है, अगर उसने आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट रखा है तो भी हम इसको इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये तो बात हो गई हम क्या क्या चीज इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं क्या चीज इंक्लूड नहीं करते। व्हाट नॉट, डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद आरबीआई। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई डिपॉजिट आरबीआई के पास रखा है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई। अब जो इंडियन कॉमर्शियल बैंक है उन्होंने अगर अपना कोई डिपॉजिट आरबीआई के साथ रखा है तो उसको हम इस अदर डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखिए M1 कितना बड़ा टॉपिक है। क्लियर? इसमें हर एक पॉइंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, एक इंपॉर्टेंस रखता है, एक अपनी वैल्यू रखता है। तो कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। और जो लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं उनके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। चलिए M2 पे बात कर लेते हैं।
M2 का मतलब है M1 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस इन सेविंग बैंक अकाउंट। M1 के सारे पॉइंट्स ऐड करने हैं आपको, प्लस साथ ही साथ क्या जोड़ देना है, जो पोस्ट ऑफिस में यानी कि गांव क्षेत्र में, आंचलिक क्षेत्र में जहां बैंकें नहीं थी और आज भी नहीं है, कुछ जगहों पर ऐसी हैं, वहां पर पोस्ट ऑफिस में ही वहां की ग्रामीण जनता क्या करती है, अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाती है और उसी में सारे पैसे डिपॉजिट करती है। तो M1 यानी कि ये सारे आइटम्स प्लस उन्हीं पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग बैंक अकाउंट में जमा पैसे हैं, अगर इनको हम ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है M2। चलिए अब M3 की मूव करते हैं। M3 में आके बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। ये करते क्या है, अब इन्होंने M2 में देखा M1 प्लस डिपॉजिट लगाया था, M3 में क्या करते हैं, M2 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक कर देते हैं, गलत हो जाएगा। M3 में भी क्या है, M1 ही प्लस होने वाला है, यानी कि M3 में है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। क्लियर? तो इसमें M2 मत कर दीजिएगा। अब आते हैं M4 पे। M4 का फॉर्मूला है M3 प्लस, अब यहां पर M3 आ गया। देखिए इस पूरे फॉर्मूले में M2 का कहीं यूज नहीं है। M3 में M1 था और M4 में क्या आ गया, सीधे सीधे M3, यानी कि M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में अभी तक हमने सिर्फ बात की थी सेविंग बैंक अकाउंट्स की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सारे डिपॉजिट्स की। लेकिन देखिए यहाँ एस्ट्रिक का मार्क लगा हुआ है। एस्ट्रिक का मार्क मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सक्लूडिंग NSCs, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये था M1, M3, M4। इसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्या होती है RBI की बैलेंस शीट और क्या होती है हाई पावर्ड मनी। तो ये आपके सामने जो है एक RBI के सैंपल बैलेंस शीट के तौर पे मैंने बनाया हुआ है, जो एसेंशियल्स उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो एसेट साइड होती है इधर और इधर लायबिलिटी साइड होती है RBI की बैलेंस शीट में। पहला आइटम होता है एसेट्स में जिसको गोल्ड कहते हैं, उसके बाद होता है फॉरेन एक्सचेंज, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और लोन टू कॉमर्शियल बैंक। ये सारे जो होते हैं वो सोर्सेज ऑफ मनी है, किसके लिए, RBI के लिए। जैसे गोल्ड अगर रिजर्व में तौर पे पड़ा तो मेरे पास क्या है, वो एक एसेट्स है। फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास मेरी एसेट्स है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑब्वियसली बात है मेरे लिए एसेट्स है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को लोन दे रखा है। लोन टू कॉमर्शियल बैंक, मैंने कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रखा है। इफ आई एम RBI देन गवर्नमेंट टू लोन loan to government and loan to commercial bank is assets for me, as well as in liability side currency held by public is my liability, because आपने नोट के ऊपर ध्यान से देखा होगा तो मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये जो वचन दिया जाता है ये कौन देता है, गवर्नमेंट देती है ऑन द बिहाफ ऑफ RBI, या RBI गवर्नर का ही आप समझ लीजिए उसमें पूरा पूरा रोल होता है। क्लियर? तो RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और उस पर लिखा होता है इट्स अ लीगल टेंडर, आई प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज। तो वो क्या है, मेरी लायबिलिटी है। अगर कल को वो 100 रुपए का नोट मेरे को लाके देता है तो मैं उसको 100 रुपए की चीज दूंगा, इट्स माई लायबिलिटी। वॉल्ट कैश हेल्ड बाय बैंक, बैंक का कुछ पैसा RBI के पास होता है, वो उनकी लायबिलिटी होती है क्योंकि उनको पे ऑफ करना होता है। डिपॉजिट्स ऑफ बैंक विद RBI, बैंक कई बार कुछ रिजर्व अपना बैंक की RBI को दे देता है, या कई बार RBI कॉमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है शॉर्ट टर्म। क्लियर? उसको भी हम लायबिलिटी साइड में इंक्लूड कर दें क्योंकि ऑब्वियसली RBI को पे ऑफ करना होगा। ट्रेजरी डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट, क्योंकि आप जानते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे जब हम आपको कॉमर्शियल बैंक पढ़ाएंगे कि गवर्नमेंट का जो बैंकर होता है या गवर्नमेंट का जो बैंक अकाउंट होता है वो RBI में होता है। तो गवर्नमेंट का जितना पैसा RBI के पास है वो एक तरह की क्या है, लायबिलिटी है। तो ये रही आपकी लायबिलिटी साइड जिसको हम यूजेस कहते हैं, और ये रहा एसेट्स जिसको हम सोर्सेस कहते हैं। देखिए दोनों ही साइड्स बैलेंस्ड हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। फिएट मनी क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द करेंसी नोट एंड कॉइन्स टुगेदर कॉल्ड फिएट मनी। जब आप कैश में कॉइन्स और नोट्स को जोड़ देते हैं, सम अप कर देते हैं, लेट से मेरे पास 10 रुपए के 10 सिक्के हैं और 10 रुपए के 5 नोट है, तो मेरे पास टोटल फिएट मनी कितनी है, 150 रुपए। क्लियर? तो करेंसी नोट और कॉइन का जो सम अप होता है वो कहलाता है फिएट मनी, और इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द मेजरमेंट ऑफ वर्थ ऑफ एसेट्स। वो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन 100 रुपए की नोट की वैल्यू घटती बढ़ती नहीं है जब तक वो टूटता, या मतलब टूटता इन द सेंस कोई डैमेज नहीं हो जाता वो।
क्लियर? तब भी आरबीआई क्या कहती है कि अगर थोड़ा थोड़ा फटा हुआ है तो आप ले आइए, इसका एक्सचेंज हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। इफ एवरीथिंग इज रिमेन सेम, अगर मैं एक नोट आज रखता हूं और आज से 10 साल बाद निकालता हूं तो 10 रुपए का या 1 रुपए की वैल्यू जो है 1 रुपए ही रहेगी। लाइक वो 1 रुपए का नोट 1 रुपए का ही कहलाएगा, तो 10 रुपए का कन्वर्ट नहीं हो जाएगा या 50 पैसे में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, जो उसकी फेस वैल्यू होती है वही उसकी बरकरार रहती है। उसके बाद आता है हाई पावर्ड मनी। क्या होता है? द टोटल लाइबिलिटी ऑफ तो चलिए बेटा, गुस्सा हो गया। द टोटल लाइबिलिटी ऑफ मॉनिटरी अथॉरिटी दैट इज आरबीआई इज कॉल्ड मॉनिटरी बेस, और इसको मॉनिटरी बेस के नाम से भी जाना जाता है और हाई पावर्ड मनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहलाता है आपका हाई पावर्ड मनी। तो आज के टॉपिक में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।